उसमें पार्ट 1 में कहाँ तक डिस्कस हो गया था? 15 तक। उसके बाद 16, 17, 18। यस सर। 18 में क्या हो गया? ए बी सी आर द नॉन जीरोस, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब उसका डेल्टा कितना होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। डेल्टा Infinite 0 होना चाहिए। तो डेल्टा कितना आता है यहाँ पे? अल्फा प्लस ए, अल्फा एन अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा, अल्फा प्लस बी एन अल्फा, अल्फा अल्फा एन अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो इसमें डाउट क्या है? मतलब ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या? करता है सर। कर जाता है, देखोगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक काम करो, डायरेक्टली भी एक्सपांड कर सकते हो, या तो तुम 0 बनाओ एक रो में या एक कॉलम में। तो R1 में हम कर देते हैं R1 माइनस R2, एंड R2 में कर देते हैं R2 माइनस R। तो इससे क्या होगा? ये A आ जाएगा, ये माइनस B और ये 0, यहाँ पे ये 0, ये B और ये माइनस C, और ये अल्फा 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 प्लस C, ठीक है। अब एक्सपांड कर दो, तो ये आ जाता है A इंटू B इंटू अल्फा प्लस C प्लस अल्फा C, ठीक है, प्लस B इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा C इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये ए बी इंटू अल्फा प्लस ए बी सी प्लस अल्फा ए सी प्लस अल्फा बी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अल्फा के जो कोएफिशिएंट्स है, ए बी है, ए सी है, बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू अल्फा, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एबीसी, इज इक्वल टू माइनस एबीसी। इस एबीसी को इधर लेके आ जाओ, और जो हम ऑप्शन देख रहे हैं उसमें हमें क्या दिख रहा है? अल्फा की पावर -1, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका जब रेसिप्रोकल लोगे, हो जाएगा सर। हो जाएगा। अब उसके बाद इसको इधर लेके आ जाओ, तुम्हें दिख जाएगा कि ये अल्फा की पावर -1 किसके इक्वल आएगा? ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस सी की पावर -1, ठीक है। फिर उसके बाद 19, सर उसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है? मतलब दोनों स्टेटमेंट ए राइट मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसलिए, ठीक है। ये जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो इसको ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ बी सी। तो डिटर्मिनेंट ए जब लिखेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी आ जाएगा, यहाँ से वो प्रूव हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब एडजॉइंट बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होगा, क्योंकि बी सी एंड एडजॉइंट बी एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो इस तरीके से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 20, फिर पार्ट 2 में कितने डिस्कस हुए थे बताओ? 10 10 तक। 10 तक। फिर उसके बाद 11, डाउट। क्या डाउट आ गया? 11 में ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी दोनों 0 है। देन ए एंड बी आर कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए एंड बी आर
commutative with respect to operation of non-commutative, and AB are both null matrices. BA is equal to 0. ठीक है, ये AB both are null matrices, ये तो गलत रहेगा स्टेटमेंट, ऐसा डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें तुम क्या करना, मैट्रिक्स ही ले लो, ऐसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, ट्रेस 0 है तो ट्रेस को क्या कर लो, ट्रेस 0 आना चाहिए एंड वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना उनको। ये ए और ये माइनस है, यहाँ पे BC इनटू ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में यहाँ पे डी, ये माइनस डी और ये ई है, ठीक। अब इसका भी ट्रेस 0, इसका भी ट्रेस 0 है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, AB is equal to B. AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कम्यूटेटिव है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता तो कैसे, A प्लस बी इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, B प्लस A, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो ये इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो देखना है, तो देख सकते हैं ना, देख सकते हो ना ये। अब उसके बाद और बोथ आर नल मैट्रिसेस, वो गलत है, और अगर वो कम्यूटेटिव हो जाता है तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, मतलब अगर ए ऑप्शन करेक्ट दिया है क्या वहां पे, यस सर। तो ए अगर ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ठीक है। कर लोगे या करना पड़ेगा इसको, आसान था ये वैसे। हो जाएगा सर। 12 13 14 15 Doubt. Yes, Yes, sir. Doubt. yes sir। 15 को उन्होंने क्या किया है, वो मैट्रिक्स वाले मेथड से दिया है, ठीक है, तो उसका थ्योरी पार्ट हम बाद में मैं बता दूंगा तुम लोगों को। 15 एंड 18 भी उसी तरीके से है, ठीक है, इस बाद में बताऊंगा मैं थ्योरी पार्ट उसका। 2-4 पॉइंट लिखवाने, जैसे हमने उधर लिखे थे ना कि डेल्टा 0 नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, इस तरीके के इसमें भी 2-4 पॉइंट है, वो मैं लिखवा दूंगा। 16 नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा, आज पढ़ ले, ठीक है, स्टार्टिंग में वही लिखवा दूंगा। 16 सर 16 में सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, लेकिन ए और बी दिया है। हाँ सर। आता है क्या हाँ, सर। लेकिन आता है सर। Yes, sir. हाँ आता है सर। सर। हाँ हाँ तो फिर कर लेना उसको, अगर सारे लोग बोल रहे सही से, सही में आता है, सभी लोगों का आ गया था क्या सी, हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो फिर होगा कुछ ना कुछ इसमें, अगर हो गई होगी तो कर लेना, क्योंकि आसान है वैसे, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है बेकार। 17 Doubt. Yes, sir. P and P transpose is diagonal matrix. So P into P transpose is diagonal matrix. Trace of P transpose into A into P is equal to 49. Where okay, तो ये अगर diagonal matrix है P into P transpose, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये P है 2 3 6 6 2 -3 A B C, इसका ट्रांसपोज 2 6 A 3 2 B एंड 6 -3 C, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या करो इनको मल्टीप्लाई, एंड डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो वहां से 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे कि डायगोनल के अलावा, तो डायगोनल वाले से हमें मतलब नहीं है इन 3 एलिमेंट से, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे 0 होने चाहिए। तो ये देख लो
2 और ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट। लेकिन जो अगला एलिमेंट है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2a प्लस 3b प्लस 6 इंटू सी, ये 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, दिस इंटू दिस करके, तो ये 0, ये जो भी आएगा हमें मतलब नहीं है उससे, ठीक है। और जो अगला वाला आएगा वो कितना आ जाएगा, 6a प्लस 2b माइनस 3c, ये 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 0 आना चाहिए था, मतलब ये 2a प्लस 3b प्लस कितना आ जाएगा 6c, ये 0 होना चाहिए था। एंड उसके बाद ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, और वो कितना आ रहा है, मतलब यही आ रहा है। तो ये एक तरीके से हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है क्या, ठीक है, जो भी आएगा। अब इसमें क्या होना चाहिए था, ये डायगोनल होने के लिए 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 6a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मिला। उसके बाद ये दिया गया है ट्रेस ऑफ p ट्रांसपोज इनटू a इनटू p इज इक्वल टू ये है, एंड a11 plus a22 0 है, a33 1 है, then which of the following is correct, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे abc कौन से प्रोपोर्शन में होंगे वो निकाल सकते हैं क्या, किस प्रोपोर्शन में होंगे, बोलो। हाँ सर। abc किस प्रोपोर्शन में होंगे वो निकाल सकते हैं क्या, यस सर। स्टार्टिंग याद करो, FOM1 या तुम्हें पता भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक थ्योरम होता है, नहीं याद आ रहा है क्या, नहीं। अगर ऐसी चीज मिलती है तो एबीसी कौन से प्रोपोर्शन में होंगे वो हम बता सकते हैं। ए के नीचे क्या आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 तब -9 माइनस 2 इंटू 6, याद आया क्या, फिर माइनस बी अपॉन 2 इंटू माइनस 3 6 इंटू माइनस 6 इंटू 6 एंड सी अपॉन, ये पता है क्या तुम लोगों को, क्रॉस No. मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कितने लोगों को पता है, ये होता है 10th में, 10th में रहता है ये। और अगर किसी को मान लो नहीं पता है तो एक काम करना, इस सी की जगह पे के ले लो, अगर मान लो नहीं पता किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस सी की जगह पे के ले लो, तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू सी, एंड 6a प्लस 2b इज इक्वल टू सी की जगह पे के ले लिया, या तो सी ही रहने देते हो और सॉल्व करते, चलो ठीक है, के ले लिया, सॉल्व करो, तो यहाँ से ए एंड बी भी के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो कौन से प्रोपोर्शन में रहेंगे वो हमें मिल जाएगा, और इस जगह पे पुट कर देंगे उसको, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड देन उसका क्या निकाल लेंगे, वो ट्रेस वगैरह जो दिया है ना, से अप्रोच करेंगे तो मिल जाएगा हमें, या नहीं मिलता है उससे, किसी ने किया है क्या 17 पूरा फाइनल, कोई नहीं है, जाओ ऐसे प्रोपोर्शन में निकालो, नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये 18 भी, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3, उसमें कितने डिस्कस हुए हैं, 0 एक भी नहीं हुआ क्या, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट डाउट डाउट,
x सर x की वैल्यू आ गई है, बस उसके आगे सॉल्व कैसे करना है वो नहीं समझ रहा। let x be the solution set of equation a की पावर x is equal to I। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 4 6 8। अच्छा, तो 2 एक बार आगे तो Even number. फिर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तुम ये a हमें गिवन था 0 1 -1 4 -3 4 एंड 3 -3 4 और हमें दिया गया है a की पावर x इज इक्वल टू I। तो अब ये x ढूंढने के लिए हमें a की अलग अलग पावर्स चेक करनी पड़ेगी x ढूंढने के लिए। तो जब हम देखते हैं a स्क्वायर ही I के इक्वल आ जाता है, और अगर a स्क्वायर I के इक्वल आएगा तो a की पावर 4 भी I के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a की पावर 6 भी I के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज है? 2 4 6, ये x की वैल्यूज है, सारे इवन इंटीजर्स। ठीक है, और उसके बाद अब ये देखो समेशन, उस समेशन का मीनिंग मतलब x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है उन सबको वहां पे पुट करके उसका सम निकालना है, उस समेशन का ये मीनिंग है। तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, तो सबसे पहले 2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद है 4, cos थीटा की पावर 4 प्लस sin थीटा की पावर 4, फिर उसके बाद है पावर 6 पावर 8, ऐसे चलता जाएगा और आगे इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे, क्योंकि हमें इवन इंटीजर्स मिलने वाले हैं और आगे कहां तक जा सकते हैं? इंफिनिटी तक, तो ये भी इंफिनिटी तक। तो क्या यहाँ पे दो इनफाइनाइट जीपी मिल रही है? ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की पावर 4, cos थीटा होल की पावर 6, ऐसे मिलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। एंड दूसरा है sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की पावर 4 तो इंफिनिटी। तो इसका जो सम है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड इसका आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। तो AMGM से इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2। क्लियर? इसके बाद AMGM लगाओगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है ये आ जाएगी यहाँ पे 2। फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, Doubt. Yes, sir. क्या है इसमें? 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैट्रिक्स हैव एन इंटीग्रल एंट्रीज सच दैट डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 120। इसमें PNC का कंसेप्ट है। इंटीग्रल एंट्रीज है और डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट ये 0, इसके इक्वल है 120। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे x y z x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 120 को कितना आ जाता है? 2 की पावर में 3 into 5. 3। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा तुम लोगों को कि क्या करना है। हाँ सर। कर लोगे? अब x को भी हाँ कैसे? 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर बीटा 1, 5 की पावर गामा 1, y को अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंड z को अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। तो यहाँ से अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 कितना आ जाएगा? 3। अल्फा 2 1 एंड अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 1 आ जाएगा। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो ये कितने आ जाएंगे? 3 प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ जाता है यहाँ पे 5c2। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1c, तो 3c2, और ये भी 3c2।
तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस यहां से आएंगे, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे, नॉन निगेटिव, ये ध्यान रखना। और इसमें देखेंगे तो इसके नेचुरल सॉल्यूशंस आएंगे, इसके तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसके नेचुरल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और वो कितने 5c2 into 3c2 into 3c2, तो ये 3 90। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटीग्रल इंक्रीज है, तो अब ये इंटीजर निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट 120 के इक्वल आ रहा है, तो उसके लिए तीनों के तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव है तो 3c3 into 90, एंड अगर 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो जो 2 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव जो बचता है, तो उसमें भी ये 90 ही आ जाएंगे, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उसमें भी 90 सॉल्यूशंस आएंगे, एंड तीनों पॉजिटिव है तो 90, तो टोटल कितने आ जाएंगे 90 प्लस 3 into 270, तो यहाँ से ये 360। क्लियर, ये अच्छे से करवाया गया वहां पे ये कंसेप्ट। चलो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया पहले, लेकिन इसके बाद की चीजें पीएनसी में मिल जाएगा तुम्हें, इससे भी बेकार बेकार क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ डाउट फोर्थ में उसको एक्सपांड करो, या तो पहले वो a प्लस बी प्लस सी निकाल लो, बाहर आ जाएगा ना, अगर हम उसमें ये करेंगे b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसमें अब हम काम करते हैं, इसमें R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर कर देंगे तो हर एक रो में सेम एलिमेंट आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो उसको बाहर ले लेंगे, हर एक रो में ये बन रहा था, ये करने पे तो ये 1 1 1, ये c प्लस है, a प्लस बी, बी प्लस सी, एंड ये c प्लस है। अब इसको जब तुम एक्सपांड करोगे उसके पहले जीरोस बना लो, c1 में c1 माइनस c2, एंड c2 में c2 माइनस c3, ये कर दोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये 0 0 1, ये कितना आ जाएगा, दिस माइनस तो c माइनस बी, ये आ जाएगा a माइनस सी, ये b प्लस सी, यहाँ पे ये आ जाएगा a माइनस सी, एंड ये b माइनस ए, ये c प्लस है। इसको जब तुम एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड करने के बाद ये दिख जाएगा कि ये आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। अब ये बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे पॉजिटिव दिए गए, देख लेना r प्लस है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, और ये क्वांटिटी भी हमेशा कैसी रहती है, बहुत समझ के बताना, ठीक है। ये क्वांटिटी पहले तो ये आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है ना हमेशा, हाँ लेकिन यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला गया है, तो क्या ये कभी ग्रेटर देन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नहीं। या तो फिर एक काम करो, इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, चलो माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो निगेटिव तो कभी हो नहीं पाएगा। ये पॉसिबल कब होगा? जब इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इक्वल टू 0 कब आएगा? जब a इक्वल टू b इक्वल टू c रहेगा। क्लियर? हाँ सर। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 3 और 2। फिर 6, 7, 8। डाउट। अरे 8 तो आसान है ना रे। इसमें 1 प्लस आई प्लस ए का अगर हम स्क्वायर करते हैं, पैटर्न ढूंढ लेते हैं। चलो, या तो इसमें तुम बाइनोमियल लगा के भी इसको एक्सपांड कर ही सकते हो, क्योंकि आई प्लस ए आ रहा है। ठीक है, तो आई प्लस ए की पावर होल की पावर 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 इंटू आई की पावर 6 तो 1। फिर उसके बाद 61 सॉरी, तो 6 इंटू ए आ जाएगा। फिर 62 कितना होता है? 15। 15 इंटू ए स्क्वायर, फिर 20 इंटू ए क्यूब, 15 इंटू पावर 4, फिर उसके बाद 16 इंटू ए की पावर 5 एंड देन फाइनली ए की पावर 6। ये आ जाएगा। अब इसमें हम इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाए क्योंकि एक मैट्रिक्स आई है, आई इंटू ए लिखो या ए इंटू आई लिखो, ए की बात होती है। लेकिन अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स रहती है ए प्लस बी, तब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर हम लिखते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ए प्लस बी एंड बी प्लस ए इंटू बी एंड बी इंटू ए जनरली अलग अलग रहते हैं, सेम नहीं रहते हैं। लेकिन ए इंटू आई लिखो या आई इंटू ए सेम रहते हैं, इसकी वजह से ये आ गया। एंड हमें ए स्क्वायर ए दिया गया है, ए स्क्वायर ए दिया गया है, तो ये 1 आई प्लस आई आ जाएगा सर, आई प्लस 6a, ये 15a, यहाँ पे 20a स्क्वायर आएगा। इस ए क्यूब को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। एंड इसको ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऐसे ही करते चलो तो ये आई प्लस ये 5 प्लस 16 6 प्लस 15 तो 21a, ये यहाँ पे आ जाएगा 20a स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा 15a स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा 15a क्यूब, क्योंकि ये a और ये आ जाएगा a क्यूब। अगेन आगे करते हुए चलेंगे। a स्क्वायर कितना है? a है। इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए। इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा। फिर आगे तो बेसिकली फाइनली इन सबका क्या आने वाला है? सम, y प्लस 21। फिर उसके बाद 63। 6 है क्या? वहां पर, जिधर दूसरे टाइम 15 लिखा है वहां पर 6 अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे 6 है। हाँ, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये देखो 21 21 42 21 था, 63 a आ जाएगा। ठीक है। यस सर। नहीं समझ में आया ना? ये किसका डाउट था ये? हाँ सर, क्लियर है। 9 10 ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, 10 तक हो गया है। और वो जो 3 क्वेश्चन थे वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा।
कितने लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन ये भी बता दो, क्योंकि लग नहीं रहा है कि ज्यादा लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, उनको अगर पहले मेंस के ऊपर टारगेट करना है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको एडवांस के लिए टारगेट करना है वो लोग तो सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2 अभी अगर सॉल्व करोगे तो बाद में जाके हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो, उसको ऐसे वेस्ट मत करो। और बाद में जो पहले मेंस के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बाद में कर लेंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, जो नहीं मतलब नहीं कर पा रहे जो लोग, अभी रहने दो, एक्सरसाइज 1 करो, 3 करो, ठीक है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि पहले मेंस तो अचीव करे, उसके बाद हम एडवांस के लिए सोचेंगे। और जिनको लग रहा है इजीली हो जाएगा मेंस, तो फिर वो तो करो, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करो। ठीक है, बीच में रिवीजन बंद हो गई थी, अभी स्टार्ट की है, तब भी हो जाएगा ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अभी भी बहुत टाइम है मेंस आने में। पंद्रह लोगों ने सॉल्व किया है बस, ठीक है। और हाँ, वहां पे अब आ जाते वेक्टर 3D के ऊपर। क्या चल रहा था अपना? क्वेश्चन ही चल रहे थे ना? हाँ सर। यस सर। एडिशन वेक्टर के ऊपर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट बस। तो लॉज ऑफ एडिशन तो हमने देख लिए थे, ठीक है। तो उसमें एक पेंटागन का क्वेश्चन भी हमने, लास्ट क्वेश्चन पेंटागन का ही था ना? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, चलो लिखो अब अगला क्वेश्चन। इन रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, AB vector is equal to A vector and BC vector is equal to CB vector. BC vector is equal to B vector, then represent BC vector is equal to B vector, then represent vectors AC, DE, AF, CE and अच्छा ठीक है इतना ही, in terms of A vector and B vector. वेक्टर से और कुछ भी टाइप है क्या? नहीं, इतने काफी है, इतने जान लोगे तो। यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, फिर बाद में कोप्लेनर वेक्टर्स आएंगे। तो टाइप्स तो क्या ही बोलेंगे उसको, टाइप्स तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वो 3-4 वेक्टर कब कोप्लेनर होंगे कब क्या होंगे ये। In regular hexagon A B C D E, AB vector is equal to A vector and BC vector is equal to B vector. Then represent AC vector, DE vector, AF vector and CE vector in terms of A vector and B vector. ये रिप्रेजेंट करो।
हो गया। डन सर। कितने लोगों का हो गया? दो लोगों का, 3 लोगों का, ठीक है। और और 5, बस 5 ही। चलो देख लो अब यहाँ पे। हाँ, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी वेक्टर हमें ये दिया गया, मतलब ये वेक्टर, ठीक है। बी सी वेक्टर हमें बी दिया गया, ठीक है। तो ए सी वेक्टर तो चलो डायरेक्टली मिल जाएगा। ए सी वेक्टर क्या रहेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ये देखो ए सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, दिख रहा है डायग्राम में। AC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, DE वेक्टर। तो ये देखो DE वेक्टर मतलब ये रहेगा। और क्या ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे क्या? यस Yes. ये दोनों Yes, sir. आपस में पैरेलल रहेंगे, लेकिन लाइक रहेंगे या अनलाइक रहेंगे? लाइक डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से उसके साइन के ऊपर फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो डीई वेक्टर है ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए वेक्टर। क्लियर? ये दोनों, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। फिर उसके बाद एएफ वेक्टर, एएफ वेक्टर हमें चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एएफ वेक्टर लाइक दिस, एंड देन सीई वेक्टर। बताओ क्या करें एएफ के लिए? पैरेलल शिफ्ट करके वो थीटा एंगल हमें पता होगा तो रिजोल्यूशन करके मिल जाएगा। क्या करके? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और फिर उनके बीच का एंगल हमें पता होगा तो फिर पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे नहीं रहे, मतलब इसको इधर लेके आ जाओ। ये एएफ वेक्टर है ना, ठीक है। तो ये देखो दूसरी डायग्राम बना रहा हूं मैं इसके लिए, इसी में ज्यादा बहुत हो जाएगा। ये ए बी सी डी ई एफ। तो ये एएफ वेक्टर था, उसको खिसका के अगर नीचे लेके आ जाते तो कोई फर्क पड़ेगा कि उस वेक्टर के ऊपर, डायरेक्शन सेम रखते हुए? नहीं। यानी ये बीसी वेक्टर है, तो उसको खिसका के नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। और ये ए वेक्टर रहेगा, तो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगेगा? Yes, sir. लग जाएगा, क्योंकि वेक्टर शिफ्टिंग से, पैरेलल शिफ्टिंग से, जो भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से एएफ वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये एएफ वेक्टर है, प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये कौन सा वेक्टर था, बी वेक्टर आ जाएगा। ये बी वेक्टर है, ये एएफ वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो यहां से एएफ वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कितने लोगों का यही आया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिख लो इसको, मतलब फिजिक्स में हो चुका है ना ये।
यस सर। हाँ, तभी आया होगा। इसके अलावा तो कहाँ देखा होगा ऐसा। अब हमें चाहिए सीई वेक्टर, तो सोचो उसके बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट सीई वेक्टर। तो देखो सीई वेक्टर एफ के पैरेलल है। क्या? सीई वेक्टर, तो ये देखो, ये एफ वेक्टर अब हमें मिल चुका है। एफ ई वेक्टर कितना होगा बताओ? बी वेक्टर, एफ ई वेक्टर बी वेक्टर होगा ना, ये दोनों पैरेलल है। तो एफ ई वेक्टर बी सी वेक्टर एंड लाइक पैरेलल है, तो ये जो बी वेक्टर है, यह भी बी वेक्टर ही आएगा। अब इसमें देखो, ए से ई की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन से, या इस रूट के थ्रू, या इस रूट के थ्रू, तो दोनों में जो वेक्टर्स का सम आएगा वो सेम रहेगा। मतलब ये कह रहा हूं मैं, ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रहेगा, ये फोर्थ वाला है। अब ए एफ वेक्टर हमारे पास है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर। तो यहां से जब सी वेक्टर निकालेंगे तो यह आ जाता है, कितना आ रहा है, बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। क्लियर है ये? इसमें मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग गया, वेक्टर शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट लग गया, सारी चीजें लग गई। पैरेलल है तो वेक्टर सेम होंगे, लाइक पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड वो भी सेम होगा, साइन भी। अनलाइक पैरेलल है तो अपोजिट साइन हो जाएगा। तो कितने लोगों के चारों पे चारों करेक्ट है? चार लोगों के। ठीक है, बाकी के लोग अब क्लियर है ये? यस सर। चलो लिखो Yes. जल्दी। तो लिखो इसको जल्दी। हाँ, रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, तभी जब हम इसको नीचे खिसकाएंगे तो ये दोनों उस पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा। वरना अगर रेगुलर हेक्सागन नहीं है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग अलग है, तो उनको नीचे शिफ्ट करने पे वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड में कंसेप्ट का नाम वेक्टर शिफ्टिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। फिर इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, एफ वेक्टर और डीसी वेक्टर आपस में पैरेलल है और वो लाइक है तो उसको बी माइनस है और डी इसको माइनस है, तो ट्रायंगल रूल एडिशन करते हैं। क्या करेंगे? और डीसी को बी माइनस से लिखेंगे क्योंकि डीसी और ए आपस में पैरेलल है, और डी और ए भी आपस में पैरेलल है तो उसको माइनस से लिखेंगे क्योंकि वो अनलाइक है। और उसके पता बाद नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर वो एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल है ना, हाँ वो है। सी डी वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल रूल से सी वेक्टर बता सकते हैं सर। ट्रायंगल रूल से कैसे? फिर एक चीज वो बता देता हूँ, अगर तुम जो बोल रहे हो उससे तुम्हें करना है तो क्लोज डायग्राम की भी बात कर ही लेते हैं अभी।
मान लो ये है, ये वेक्टर्स है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन कितना आ जाएगा? 0। जीरो। ठीक है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हेक्सागन है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर ले लेते हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए वेक्टर, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी वेक्टर। वैसे वो जीरो ही आने वाला है, तो अपने आप ही, उससे तो नहीं आ सकता है। नहीं सही है, पता नहीं तुम क्या बोल रहे थे। मैं जिससे करने वाला था, अगर मान लो ये सी वेक्टर और ये भी कितना आ जाएगा माइनस सी वेक्टर, तो अपने आप इन सबका सम जीरो आ जाएगा। सर चलो वो अब उससे BM कोई concept भी वेक्टर आ गया कि पैरेलल टू वो C वेक्टर डायग्राम अगर बनती है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। डन सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If A vector is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है। B vector is equal to 2I cap plus 4j cap minus 5k cap are the represent if A vector and B vector represent two adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram two adjacent sides of parallelogram, then find unit vector, then find unit vector parallel to the diagonals, then find unit vector parallel to the diagonals, then find unit vector parallel to the diagonals। तो डायगोनल के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर आएगा वो हमें चाहिए। और ऐसे डायगोनल्स कितने? 2 दो। एक डायगोनल के अलावा कितने, एक डायगोनल के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स आ सकते हैं? 2। दो। तो टोटल यहाँ पे कितने वेक्टर्स मिलने चाहिए? 4। अब पैरेलल दो वेक्टर आ सकते हैं, कहने का मतलब वो लाइक पैरेलल हो सकते हैं, अनलाइक पैरेलल हो सकते हैं। मतलब अगर प्लस वाला आ रहा है तो माइनस वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से डायग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर से। तो ये भी यहाँ पे ए वेक्टर रहेगा और ये बी वेक्टर रहेगा। तो एक तो देख लो ये डायगोनल वेक्टर है और एक ये वाला डायगोनल वेक्टर है।
तो यहाँ पे पहले AC वेक्टर कितना आएगा बताओ, करो कैलकुलेट। 3 i cap plus 6 j cap minus 2 k cap. अब यह आ जाएगा ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एंड BD वेक्टर कितना आएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। अब उसके बाद AB की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें AC वेक्टर मिलेगा, तुम्हें BD वेक्टर मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। उसके बाद देख लो क्या करें। तो जल्दी से बताओ कितना Done, आ sir. जाएगा। ठीक है, अब मिल तो गया है सब कुछ। A वेक्टर प्लस B वेक्टर करना था, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, लेकिन इसके अलावा यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, Magnitude से divide. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि दो वेक्टर्स, ठीक है। इसी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो डायगोनल के पैरेलल ही आएगा। 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना आ जाता है, 7. और हाँ मैग्नीट्यूड के बारे में भी अब जान ही लेते हैं। पता है क्या ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, Yes, हाँ sir. पता है। है ना, अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर। अंडर रूट के अंदर में आई के कोई आई का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7, तो प्लस माइनस 1/7 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और यहाँ पे BD वेक्टर, अब उसके अलावा ये कितना आ जाएगा, माइनस कर दो चलो, तो ये i कैप, फिर उसके बाद 2j कैप माइनस 8k कैप, यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालोगे तो प्लस माइनस ये i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन कितना आ जाएगा, √69। तो ये वेक्टर्स आएंगे उनके पास, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, लिख लो जल्दी।
हो गया। हो गया। Yes, sir. उसके बाद देखो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC DEF, in triangle ABC DEF are the midpoints of sides, DEF are the midpoints of sides BC, CA and AB BC, CA and AB. Then prove that AD vector is equal to minus times of BE vector plus CF vector. Minus times of BE vector plus CF vector. ये प्रूव करना है। इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री भी सोचो। सोचो और बताओ, प्रूव करो। इसका किसका हो गया? हर्ष और सर संपात। ट्रायंगल इक्विलैटरल है क्या? नहीं नहीं, कोई भी ट्रायंगल, रैंडम ट्रायंगल है, कोई भी हो सकता है। बस उसमें ये डी मिड पॉइंट है, ये ई मिड पॉइंट है और ये सी मिड पॉइंट है। तो तुम बताओ ये एडी बीसी, एडी बी एंड सीएफ क्या रहेंगे? मीडियंस, मीडियन। और ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड। और किसी का आ रहा है क्या? साइमा कैसे किया? पोजीशन वेक्टर लेके किया है या मेथड्स कुछ ज्योमेट्री वगैरह की हेल्प ले, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की?
वो एडी को ए बी प्लस बी डी, फिर बी को बी सी प्लस सी, फिर सी एफ को सी ए प्लस ए एफ ऐसे लिखा, फिर बी प्लस सी एफ बी सी प्लस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए प्लस सी प्लस ए एफ होगा। तो बी सी प्लस सी ए तो बी ए है, और सी प्लस ए एफ के लिए सी 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 ई प्लस ई डी होगा, क्योंकि ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें सेंट्रॉइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज तुम लोगों को पता है क्या, कि ये 2:1 में डिवाइड करता है और ये हाँ सर। बोलो, हाँ सर। है कि नहीं? तो ये बताओ, ये जो जीडी आता है, जीडी और एडी, इनमें क्या रिलेशन दिखा सकते हैं? क्या यहाँ पे हम एडी वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू जीडी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड करेगा तो एडी का कितना पार्ट जीडी को मिलेगा, 1/3। तो एडी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ जीडी था। डायरेक्शन देखो सेम रखी है, एडी एंड जीडी इक्वल, तो प्लस के साथ लिख रहा हूं मैं उसको। अगर मैं डीजी लिखता तो फिर माइनस आ जाता वहां पे, ठीक है? तो ये आ जाएगा। उसके बाद इस जीडी को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इसके इक्वल लिख सकते हैं जीडी को, और हमें बाद में बी एंड सी एफ चाहिए था ना। जीडी तो चलो हमारे पास आ गया, अगर हमारे BG पास minus बीजी आ BD। जाएगा, हमारे पास सीजे आ जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। ये जीडी को क्या लिख सकते हैं? BG minus BD। क्या बीजी माइनस बीडी? हाँ ठीक है, वो तो है। और क्या लिख सकते हैं? ये तो चलो फर्स्ट, यहाँ पे CG इस minus ट्रायंगल की CD। अगर हम बात करते हैं, बीजी वेक्टर, जीडी वेक्टर एंड ये बीडी वेक्टर, तो यहाँ पे जीडी वेक्टर को हम बीडी वेक्टर माइनस बीजी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है? जीडी वेक्टर को हम बीडी वेक्टर माइनस बीजी वेक्टर लिख सकते हैं, ये सेकेंड। एंड इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, तो जीडी वेक्टर को हम सीडी वेक्टर माइनस सीजी वेक्टर लिख सकते हैं। समझ में आया ना? ये तीनों जो लिखे हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। पहले एडी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जीडी वेक्टर, ठीक, ये क्लियर था। फिर इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा रहे हैं बीजीडी में, तो ये बीजी वेक्टर, ये बीडी वेक्टर और ये जीडी वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो जाएगा, बीजी वेक्टर प्लस जीडी वेक्टर इज इक्वल टू बीडी वेक्टर। तो हमें जीडी चाहिए था तो बीजी को उधर लेके चले गए, तो ये सेम चीज यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब तुम इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2GD वेक्टर, ये बताओ BD का एंड CD का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? यस सर। बोलो। Yes। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि Yes, ये sir। मिड पॉइंट है BC का, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा? 0। 0। और यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर, ये आ जाएगा। एंड इस BG वेक्टर को हमें BE के टर्म्स में लिखना है, तो BE का कितना पार्ट उसको मिल रहा है? 2/3 पार्ट मिल रहा है ना BG को, BE का, तो ये माइनस
टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ बी वेक्टर एंड 2/3 ऑफ कौन सा आ जाएगा, ये सी एफ वेक्टर। तो इस तरीके से ये जो जी डी वेक्टर है ये आ जाता है -1/3 ऑफ डीई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर एंड देन फाइनली एडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डीई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। ये क्लियर। और इसको करने का और एक तरीका है पोजीशन वेक्टर्स लेके, वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अब पोजीशन वेक्टर्स हमारा हो चुका है। ये ज्योमेट्री की हेल्प से एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वगैरह के हेल्प से इसको किया है हमने। किसी पॉइंट में कोई डाउट? ये मेथड 1। सर 5th स्टेप फिर से बताइए ना। कौन सी? 5th। ये वाली। हाँ सर। अब जैसे ये 2:1 में डिवाइड करता है जी बी को, ये पहला वाला क्लियर है क्या? यस। 2:1 में डिवाइड कर रहा था तो एडी का कितना पार्ट जीडी को मिलने वाला है? 1/3। 1/3। तो जीडी को हम 1/3 ऑफ एडी लिख सकते हैं। वैसे ही ये बी का कितना पार्ट बीजी को मिलेगा? 2/3। तो 2/3 ऑफ क्लियर है। बी लिख सकते हैं ना। डायरेक्शन सेम रखो, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डील कर रही है। डायरेक्शन देखो बीजी एंड बीई की सेम है। अब पोजीशन वेक्टर वाली मेथड देख लो। अगर ज्योमेट्री वगैरह से कुछ ज्यादा सूझ नहीं रहा है तो ये देख लेना। ये ए, ये एफ, बी, ई, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ए को ले लेना जीरो वेक्टर, मतलब ओरिजिन ले लेना। ए को ओरिजिन ले लिया। अब बी, ये ए बी वेक्टर को अगर हम बी वेक्टर ले रहे तो इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर आ जाएगा एंड इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर ले लेना। ठीक है। अच्छा चलो, इसमें फिर वो मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, अभी आएगा। इसके बाद वो बताने वाला हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बाई 2 आ जाएगा एंड ये डी बी सी का मिड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। अभी तो बस सुन लो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले आगे मैं लिखवाने वाला हूँ। एंड ई वेक्टर आ जाता है इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर बाई 2। तो सबके पोजीशन वेक्टर्स हमें मिल गए। ठीक है, सबके पोजीशन वेक्टर्स मिल गए तो ये एडी वेक्टर अब लिख सकते हैं ना। डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे एडी वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2 एंड अब उसके बाद बीई वेक्टर, तो ई का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो सी वेक्टर बाई 2 माइनस बी वेक्टर एंड सी एफ वेक्टर, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर बाई 2 माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे बी वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। ये वाला भी क्लियर है क्या, पोजीशन वेक्टर वाला? कोई डाउट इसमें? आगे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं मैं सेक्शन वाले। इसमें अपने कन्वीनियंस के लिए किसी एक पॉइंट को जीरो वेक्टर ले लेना और बाकी दोनों के कुछ पोजीशन वेक्टर्स ले लेना। बाद में फिर हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स निकाल के वो एडी वेक्टर निकाल लिया, बी वेक्टर, सी एफ वेक्टर, तो ये प्रूव हो जाता है। तो लिखो इसको। सर हाँ बोलो। सर हम बी और सी एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो आंसर आ सकता है। क्या क्या?
अगर हम बीई और सीएफ वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट निकालें और उसे ऐड कर दे तो आंसर आ सकता है शायद। जीडी का एंड सीएफ का, बीई और सीएफ का। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे कैसे यहाँ पे? और तो ये ठीक है, रैंडम डायग्राम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं बनी हुई है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए वो तो होना चाहिए ना रेफरेंस में। ठीक है, कंपोनेंट एक्स एक्सिस हम उसके रिस्पेक्ट में ही तो देखते हैं ना। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वो वाई एक्सिस के आ जाएगा, ऐसे तो होता है ना शायद। हाँ सर। हाँ, और इसमें फिर ये ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होंगे वो पता होना चाहिए। उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आती है वो कंपोनेंट में। तो ठीक है, ये सेकंड मेथड क्लियर है क्या? यस। चलो अब आगे हम लिखने वाले सेक्शन फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूले ये बहुत आसानी से रिजल्ट दे देता है अगर ये हमने ले लिया ना पोजीशन वेक्टर्स। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 2D के भी जो क्वेश्चंस है ना, उनको भी हम वेक्टर के थ्रू डील कर सकते हैं। मान लो बहुत गंदी ज्योमेट्री आ रही है तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में डील करेंगे। किसी को पोजीशन वेक्टर ए दे देंगे, बाद में वो और लेंथ के टर्म्स में अगर लाना है तो फाइनली मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो लेंथ के टर्म्स में भी आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले। तो सबसे पहला है इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन तो लिखो इसमें इंटरनल डिवीजन। डायरेक्टली ये रिजल्ट ही लिख देता हूं मैं डायग्राम के थ्रू। अगर मान लो ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और ये जो आर पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर, ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में। ठीक है, ये आर जो पॉइंट है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n में। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी का पोजीशन वेक्टर एंड n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो ये आ जाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है, एंड यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए एंड बी के पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, और इसका थ्योरी पार्ट लिखना चाहो तो लिख लो। आर डिवाइड्स, ऐसे लिख लेना, आर डिवाइड्स पॉइंट्स R divides line segment AB internally in the ratio m is to n, and where ब्रैकेट में लिख लेना A का पोजीशन वेक्टर गिवन है एंड B का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। ये बॉक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये A का पोजीशन वेक्टर, ये B का पोजीशन वेक्टर, ये गिवन थे, तो उसी के टर्म्स में डील करना है। तो ये आ जाएगा इंटरनल डिवीजन के लिए। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये है बी पॉइंट है एंड ये आर पॉइंट है, जो उसको कैसे डिवाइड करना है एक्सटर्नली m/n में। तो तुम भी बताओ रिजल्ट क्या आएगा, आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन बाय माइनस n। m माइनस n। तो ये आ जाएगा इंटरनल वाला, और यही से मिड पॉइंट वाला। और बाद में कभी कभी रेशियो पूछा जाता है
किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब जितने क्वेश्चंस हमने सेक्शन फॉर्मूले के स्ट्रेट लाइन में किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। बस दिक्कत क्या रहेगी, मेन डिफरेंस क्या रहेगा, वहां पे एक्स एंड वाई के टर्म्स में चीजें थी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में होगी। मतलब कभी कभी रेशियो पूछा जाता है, ठीक है। मतलब हमें ये गिवन है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा, बी का पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा एंड सी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन रहेगा एंड बोला जाएगा अब ये सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम रेशियो क्या लेके चलेंगे, लैम्डा इज टू 1 और फिर इक्वेट कर देंगे तो वहां से लैम्डा आ जाता है, ठीक है। मतलब देख तो लैम्डा के टर्म्स में सी का पोजीशन वेक्टर आएगा, मतलब ये वाला लैम्डा इनटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 और इसका जो एक गिवन पोजीशन वेक्टर है इन दोनों को इक्वेट कर देना, वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो रेशियो लैम्डा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डिवीजन कैसी होगी, इंटरनल। लैम्डा अगर निगेटिव आ रहा है तो डिवीजन कैसी होगी, एक्सटर्नल। तो सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले का रिजल्ट। तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो सर, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अलग सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना? क्या करने की, सर हम सेकंड केस में बी को ही मान सकते हैं कि वो बीच में बाइसेक्ट कर रहा है। एक को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दिक्कत नहीं। आर को तुम इधर ले लो, हो सकता है आर उधर, ठीक है। फिर उस केस में क्या हो जाएगा, एन इंटू ए वेक्टर माइनस एम इंटू बी वेक्टर अपॉन, मतलब जो भी आने वाला होगा वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। नो सर। क्लियर है ना ये, और ये आसान सी चीजें चल रही है अभी। इसको हम स्ट्रेट लाइन के साथ मतलब ये कर सकते हैं, देख सकते हैं ये करके कंपेयर करके। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में तो चलो अलग चीजें थी थोड़ी, लेकिन अब तो स्ट्रेट लाइन के साथ इसको हम देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में उतने क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनेंगे। यहाँ वहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, यहाँ पे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। और वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 2 उसको कल के लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा, इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है फिर।